अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। जनाब अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपने से जुड़े तमाम तर रिश्तों का भी ख्याल रख रहे होंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जनाब हम अपने माहौल को भी साफ़ सुथरा रखने के हवाले से कुछ इक़दाम उठाने ज़रूर चाहिए। तो इसी वाले से आज अपने प्रोग्राम का भी आगाज़ करेंगे। बड़े बुज़ुर्ग कहा करते थे कि ज़िंदगी ना एक बहुत ही कठिन सफ़र है। यहाँ हर मोड़ पर दुख और सुख आपका इंतज़ार करते हैं। हर एक मोड़ पर ना ज़िंदगी आपको एक नया सबक देने के लिए तैयार होती है। इस मुश्किल भरे सफ़र में लोग अक्सर मायूसी का भी शिकार हो जाते हैं, जिसकी बहुत सी वजूहात हो सकती है, मगर सबसे अहम वजह इस बात को तस्लीम ना करना होता है कि ज़िंदगी में दुख भी होते हैं। याद रखें कि जब तक आपके अंदर एक्सेप्टेंस पैदा नहीं होगी तब तक आप नया फ़ैसला करने से कासिर रहेंगे। ज़िंदगी में नया फ़ैसला आप तभी कर सकते हैं जब आप हकीकत को तस्लीम करना शुरू कर देते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुसीबत नहीं, कोई परेशानी नहीं और आपकी ज़िंदगी आराम और आराइश से भरी हुई है, लेकिन क्या आप ऐसी ज़िंदगी जीना चाहेंगे? खुशी का मायने गम के बिना अधूरा होता है। दुख और सुख का जो बाहमी साथ है वो लाजिम व मलजूम है। इसलिए अगर हम सिर्फ इतनी सी बात को समझ लेना तो हमारी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है कि ज़िंदगी का मकसद खुश रहना नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी का मकसद कुछ ग्रेटर अचीवमेंट्स होती हैं। और जब उसके हसूल में आप निकलते हैं ना तो ये सफ़र अपने आप खुशियों में बदल जाता है। खुशी मंजिल में नहीं बल्कि थकावट जो है वो सफ़र में होती है। ये कुछ सुनहरी उसूल हैं जो हमारे जहन में मौजूद बहुत सी उलझनों को दूर करके हमें बहादुरी से जीने का गुर सिखाते हैं। और ज़िंदगी का जो मैदान है वैसे भी बहादुरों की सेज होता है। इसीलिए गम को कभी खुशी से जुदा नहीं समझना चाहिए और इसको खुशी का कह ले के दूसरा रुख समझे और हिम्मत और रवामर्दी से ज़िंदगी के हर मैदान में डट जाएं, क्योंकि यही हकीकी निशात है हमारी ज़िंदगी का और हमें ये करना भी चाहिए। अगर हमारी ज़िंदगी में खुशी आती है तो हमें इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि जनाब आज खुशी का दिन है तो शायद कल ये खुशी हमसे छिन जाए और हमें कोई गम भी आ सकता है, कोई परेशानी भी आ सकती है, कोई मुसीबत भी आ सकती है। और अगर आज हमारे ऊपर मुसीबत है, परेशानी है, गम की सिचुएशन है तो कल ये सिचुएशन खुशी में भी बदल सकती है। तो दोनों चीज़ों के लिए हमें अपनी ज़िंदगी में हमा वक्त तैयार रहना चाहिए। तो इसलिए हम भी आपको कहेंगे कि जनाब आपने कभी ना उम्मीदी नहीं जो है ना अपने सामने आने देनी है और हमेशा मोटिवेटेड रहना है ताकि ज़िंदगी में हम सब आगे बढ़ सकें। तो हम भी अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने बात करनी है कुछ चाय के हवाले से, कुछ कॉफ़ी के हवाले से, क्योंकि मैं चाय लवर्स हूँ और गर्मियाँ हो या फिर सर्दियाँ हो, जो कि चाय लवर्स हैं या फिर कॉफ़ी लवर्स हैं तो उन्हें चाहिए होती है। बाहर चाहे जितना मर्ज़ी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाए, बेशक 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्यों ना टेम्परेचर चला जाए, गर्मी कितनी ही क्यों ना पड़ जाए, तो चाय हमें लाजमी चाहिए होती है ताकि हम अपने दिन का अच्छे तरीके से आगाज़ कर सकें। इसी तरह कॉफ़ी लवर्स का भी यही सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जो कि काम कर रहे होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा आदत पड़ जाती है तो उन्हें तो हर घंटे बाद भी कॉफ़ी दी जाए तो वो पी लेते हैं, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। तो सर्दियों में तो हम जानते हैं कि जनाब बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए आप गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन गर्मियों में क्या ज़्यादा चाय का इस्तेमाल या ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल जो है वो आपके लिए मुज़र सेहत साबित हो सकता है? किस तरह हो सकता है, कितना इंटेक हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आज हमने इसी पे बात करनी है। और इस पे बात करने के लिए कोमल जाकिर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। तो कोमल आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र। कोमल, चाय के हवाले से और कॉफ़ी के हवाले से आज हमने बात करनी है। तो सर्दियों में तो हमें पता है कि हम उसका इंटेक कर सकते हैं, 3 से 4 मरतबा भी पी सकते हैं, इससे ज़्यादा मरतबा भी पी सकते हैं हम। लेकिन गर्मियों में चाय का इंटेक करना हमारे लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है?
इस आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि चाय के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे लिए मुज़र सेहत हो सकती है, जो कि अगर नॉर्मल अमाउंट में हो तो हम ले सकते हैं, बट अगर उसकी एक्सेस हो जाए तो वो हमारे लिए मुज़र सेहत हो सकती है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो कैफ़ीन और एक चाय के अंदर कंपाउंड होता है टैनिन्स, ठीक है। जो कैफ़ीन की जो डेली रिकमेंडेड हमारी डोजेज होती है वो होती है 150 टू 200 mg, और अगर हम इसको एक्सीड करते हैं तो ये हमें डिफरेंट तरह से जो है ना अफेक्ट करती है। सबसे पहला अगर गर्मियों में हम देखें तो डिहाइड्रेशन जो है ना इसका एक सबसे बड़ा नुकसान है। यूजुअली जो हम लोग हैं, हमारी जो वाटर इनटेक है वो नॉर्मली तो होनी चाहिए 8 to 10 ग्लासेस, बट हम लोग तकरीबन दिन में ज़्यादा से ज़्यादा भी 4 से 5 ग्लास पानी पी रहे होते हैं, और उसके मुकाबले में अगर चाय को देखा जाए तो दिन में तकरीबन 4 से 5 कप ही हम लोग चाय खाने के साथ भी चाय, खाने के बाद भी चाय, और नॉर्मली शाम को भी हम चाय वगैरह पी रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन का ख़तरा होता है। और जब डिहाइड्रेशन होती है तो हमारे जो जिसमें नमकियात होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो भी हमारी जो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो गर्मियों में कोशिश करनी चाहिए कि हम पर डे 2 to 3 कप्स ऑफ टी को ही अपनी वो डेली रूटीन में रखें। 2 से 3 कप पी सकते हैं गर्मियों में भी? बिल्कुल पी सकते हैं, बट इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर जो हमारा एक छोटा कप होता है उसके अंदर 50 mg जो है कैफ़ीन होती है, जो कि अगर हम 2 से 3 दफ़ा पी लें तो लेकिन छोटा कप ना हो, हमने इतना कप पीना हो तो वो भी क्या 2 से 3 कप पीना चाहिए गर्मियों में? इतना ये 2 से 3 कप नहीं, मैं छोटे कप की बात कर रही हूँ, पूरा मग है। हाँ, तो ये इसको अगर हम देखेंगे तो ये 2 कंसिडर करेंगे हम। ओके, तो मतलब अगर इतना कप आपके पास है और आप आदी हैं कि इतना कप आप चाय का या कॉफ़ी का पीते हैं, तो आपने ये 2 कप ही पीने हैं। आपने ये नहीं समझना कि हमने आपको 3 कप कह दिया है, तो वो छोटे कप जो होते हैं ना घरों में, उसकी बात करिए कोमल, कि आप वो 3 कप पी सकते हैं। लेकिन अगर आपने मग में चाय पीनी है तो वो आप 2 कप ही पिए, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। लेकिन ये गर्मी है और ऊपर से ये हमें डिहाइड्रेशन की तरफ भी लेके जा रही है। लेकिन जो लोग एडिक्ट हो चुके हैं, जैसे मैं, अगर मुझे सुबह चाय ना मिले तो मेरा पूरा दिन इतना कह ले के अजीब रहता है, सर में दर्द रहती है, ऐसे लेथार्जिक फील कर रही होती हूँ। तो ये एडिक्शन हो गई हुई है ऑलरेडी कि भाई हमने पीनी ही पीनी है, चाहे बाहर चाहे गर्मी कितनी ही पड़ रही हो। तो हम क्या कर सकते हैं फिर इस हवाले से? इसका ये कर सकते हैं कि एक तो मैंने पहले बताया कि चाय का कप छोटा कर सकते हैं, उसको अब कम ले लें। दूसरा ये कि अपनी वाटर इनटेक को बेहतर करें। अच्छा, ठीक है, दिन में तकरीबन 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर ज़रूर लें, और इसके साथ ये कि खाने के साथ चाय ना लें। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब हम खाने के साथ चाय लेते हैं तो जो खाने के अंदर जो भी हम खाना खा रहे होते हैं उसके अंदर जितना भी आयरन होता है ना, तो चाय बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम करती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि खाने के साथ ना लें। खाने में और चाय में, यानी अगर आपने खाना खा लिया तो उसके बाद आप तकरीबन 30 to 1 आवर का गैप रखें, ताकि हमारी बॉडी में जो है ना आयरन डेफिशिएंसी ना हो सके। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा जो है ना प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं उनको अफेक्ट करती है कि प्रेगनेंसी में ऑलरेडी आपका जो आयरन लेवल्स हैं वो ज़रा लोअर साइड पे हो रहे होते हैं। तो प्रेग्नेंट वुमेन जब ज़्यादा चाय की कंजम्पशन करती हैं, उनका आयरन ऑलरेडी लो होता है, वो और लो होना शुरू हो जाता है। तो नॉर्मल लोगों की तरह हम जैसे मैं और आप हैं, उनके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी कोशिश करनी चाहिए कि अपनी चाय की इनटेक दिन में 1 से 2 कप रखें, अगर उनको बहुत एडिक्शन है। नहीं तो कोमल, जिनकी ऑलरेडी आयरन डिफिशिएंसी होती है, जो कि नॉर्मल है, मतलब अगर वो प्रेग्नेंट भी नहीं है, तो खवातीन में, लड़कियों में ये प्रॉब्लम होता है आजकल, तो उनके ऑलरेडी आयरन डेफिशिएंट हैं, तो ऊपर से वो अगर चाय भी पी रही हैं तो क्या और ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी की तरफ वो जा सकती है? बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर वो ऑलरेडी आयरन डेफिशिएंट हैं, उनका HP कम है और एनीमिक हैं, तो वो ये चीज़ उसको ज़्यादा एग्रीवेट कर सकती है। अच्छा, सिर्फ चाय या कॉफ़ी भी? कॉफ़ी भी, क्योंकि कैफ़ीन तो दोनों में है। ये दोनों चीज़ें जो हैं, कैफ़ीन और टैनिन्स कॉफ़ी में भी है और चाय में भी है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि जो हम यंगस्टर्स हैं, जो 20-25 तक की एज के लोग हैं, उनमें आजकल कोल्ड कॉफ़ी बहुत ज़्यादा फेमस है कि हम लोग यूजुअली जो भी कॉफ़ी कमर्शियली मिल रही होती है उसकी बहुत ज़्यादा इनटेक है, और उसमें आपने देखा होगा कि वो लोग शुगर सिरप जो है ना वो बहुत ऐड करते हैं, और जो वो 1 कप में ऐड करते हैं, यूजुअली उनका कप हमारा कप जितना तो नहीं होता, वो तो थोड़ा बड़ा होता है, और उसमें वो शुगर के सिरप ऐड करते हैं जिसमें अराउंड 25 ग्राम्स ऑफ शुगर होती है। अच्छा। और अगर हम उसको टेबल स्पून में कन्वर्ट करें तो वो अराउंड 4 to 5
टेबलस्पून तक बन जाती है, जो कि यंग गर्ल्स के लिए इस तरह नुकसानदेह है कि उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस होते हैं इतनी, क्योंकि हम ये रूटीन में ले रहे होते हैं रोज़ या एक दिन छोड़ के एक दिन, तो उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस, फिर PCOS और इस तरह के इश्यूज़, और फिर अगेन शुगर सिरप की तो बात अलग है, उसके अंदर कैफीन भी है, टेनिन्स भी है, तो एनीमिया, फिर उसके साथ PCOS, इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो फिर लेटर ऑन लाइफ में जाके ये चीज़ें जो है ना वो इश्यूज़ क्रिएट करती हैं। कि मतलब ये कॉफ़ी जो हम लोग पी रहे होते हैं, ख़ासतौर पर हमारी यंग जनरेशन जो टीन है उसमें ये कॉफ़ी लवर्स हैं, कोल्ड कॉफ़ी का इस्तेमाल है, हॉट कॉफ़ी का, फिर इस सारी जितनी भी इसमें बेवरेजेस आ जाती हैं इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा होता है हमारे यंगस्टर्स की तरफ से, तो उनके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर वो इसका ज़्यादा इनटेक करेंगे तो, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। बट अगर आप दिन में 1-2 कप ले रहे हैं तो उससे कोई मसला नहीं है, गर्मियों में भी। बट अगेन वाटर इनटेक आपको अपने साथ अच्छी रखनी, ORS वाटर ज़रूर लें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम ज़्यादा चाय कॉफ़ी ले रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में जो सोडियम पोटेशियम है वो भी हमारे यूरिन के थ्रू जो है ना बॉडी से एक्सक्रीट आउट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो उसके साथ अगर आपको उसको बैलेंस आउट करना है तो आप कोई ORS वाटर वगैरह उसके साथ ऐड कर लें, वाटर इनटेक अच्छी कर लें, खाने के साथ ना पिएं, ताकि आपको ये सारे इश्यूज़ जो है ना वो फेस ना करने पड़े। ठीक है, मतलब बिल्कुल ही ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें या ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, और अगर करना भी है तो आप रिकमेंडेशंस ले लें, डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, न्यूट्रिशन से कंसल्ट कर लें, ताकि वो आपको एक डाइट प्लान बता सके कि आपने आया ये खानी है चीज़ या नहीं खानी है। तो कोमल ज़ाकिर हमारे साथ मौजूद थी, हम बात करते कि गर्मियों में कॉफ़ी पीने का या फिर चाय पीने के क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो कोमल, थैंक यू सो मच कि आप आई। और जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं बच्चों के हवाले से, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना वो समझ लें कि एक मशीनी दौर के बच्चे हैं, कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस हैं, रेवोल्यूशंस हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। तो आज के बच्चे का ख्याल रखना, उसकी तरबियत करना बहुत मुश्किल है, लेकिन साथ ही साथ उसको आसान भी बनाया जा सकता है अगर कुछ टिप्स आपको पता चल जाएं। बहुत बड़ी साइंस नहीं है, बहुत कह लें कि पेचीदा साइंस नहीं है, बस कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर आप डिफरेंटली लेकर चलें या चेंजिंग्स ले आएँ अपने बिहेवियर में, ख़ासतौर पर पेरेंट्स जो हैं, तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से ना बच्चों को मैनेज कर सकते हैं। अब आज का जो बच्चा है ना, ख़ासतौर पर पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा ज़िद बहुत करता है, हर चीज़ में ज़िद बहुत करता है, या फिर उसको हमने बहुत ज़्यादा पैम्पर कर दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा उसकी ज़िद्दें मान के उसको हमने बिगाड़ दिया है। और जब बच्चा इस स्टेज पर आता है कि वो आपसे ज़िद करना शुरू कर देता है, जैसे जैसे वो ग्रो करता जाता है, तो फिर माँ बाप परेशान होते हैं, फिर वो सख्ती भी करते हैं बच्चों के ऊपर, और जब वो सख्ती करते हैं तो फिर उसके आगे से रिएक्शन भी आता है, तो वो जो रिएक्शन होता है वो नेगेटिव भी होता है। तो ये चीज़ें बच्चे के साथ साथ चलती जाती हैं जैसे जैसे वो ग्रो करता जाता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो माँ बाप कर रहे होते हैं अपने बच्चों के साथ, या फिर जब वो ग्रोइंग एज में होते हैं, जो नहीं करनी चाहिए, उस पर भी बात करनी है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हमने आज इन डिस्कशन लेकर आना है, और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर अफाफ मंजूर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट रिहैबिलिटेशन एंड स्पेशल नीड्स हैं। तो डॉक्टर अफाफ, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर अफाफ, आजकल जिस तरह मैंने बात की है कि बहुत ज़्यादा चेंज हो गया हुआ है ना हमारा माहौल, हमारा इन्वायरमेंट, हमारी सारी चीज़ें, इवन दो कि अब बच्चों की तरबियत के वाले से भी कुछ अब फार्मूलाज चेंज होने चाहिए, बल्कि हो जाए। अब तो उनके ऊपर मेरे ख्याल से वो बिल मंजूर हो जाने चाहिए कि अब आपने ना किस तरह बच्चों की तरबियत करनी है, क्योंकि वो रिवायती तरीके ना अब ख़त्म, ऑब्सलीट हो जाने चाहिए। तो आज का बच्चा, उसके लिए तरबियत करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है माँ बाप को? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। और मेरा ख्याल है कि पेरेंटिंग या जो बच्चों की तरबियत है वो हर दौर का चैलेंज रहा है। बिल्कुल। लेकिन आज का दौर, चूँकि जैसे आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि इट्स टेक्नोलॉजी रैपिड एवोल्यूशन है बहुत ज़्यादा, और 21st सेंचुरी जो है वो तो वैसे ही सेंचुरी ऑफ अनसर्टेनिटी है, बिकॉज ऑफ द रैपिड ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, और बहुत सारे जो इन्वायरमेंटल चेंजेस और ये सब आ रहे हैं। और उन इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से ऑफ कोर्स हमारे जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है बॉडी का, उस पर भी इफेक्ट होता है, और आपका इन्वायरमेंट जो है सारा, जिसको आप इन्वायरमेंट से जो सीखते हैं और लर्न करते हैं, वो भी सब चेंज है। सही। बट टू मी, मेरे ख्याल में जो पेरेंट्स या बच्चों का रिलेशनशिप है, दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप इन दिस वर्ल्ड। ओके। और ये वो रिश्ता है जिसकी
आप समझ लीजिए दैट दिस रिश्ता इज़ अ फाउंडेशन। अच्छा, ये रिश्ता वो बुनियाद है जिस पे सारी की सारी आपकी वर्ल्ड जो है ना वो स्टैंड करती है, यानी आपकी दुनिया के सारे रिलेशनशिप्स फिर पे, फर्दर इसी हाँ, के ऊपर बिल्ड होते ठीक हैं। है। इवन के ना सिर्फ आपके ख़ानदान के रिलेशनशिप्स बल्कि आपकी जो दुनिया के साथ ताल्लुक़ है, अगर हम वर्ल्ड पीस की भी बात जी, करते जी। हैं ना आज के दुनिया के अमन की भी बात करते हैं, तो वो भी बेसिक उसकी यही रिलेशनशिप है। Okay. सो दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड प्योर रिलेशनशिप हमने दुनिया भर में देखा है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, कल्चर एंड क्रीड और कलर एनीथिंग, ये रिलेशनशिप हर जगह एग्जिस्ट ऐसे करता ही है। है। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इसका मतलब है कि अगर ये इतना इम्पॉर्टेंट है तो हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी होना चाहिए। सही, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि वालिदैन को हम ये समझते हैं कि दे आर द फर्स्ट टीचर्स, True. दे आर द फर्स्ट सेफ गार्ड्स, ट्रू, पेरेंट्स आर द फर्स्ट स्कूल इवन फॉर द किड्स। और इन सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में पेरेंट्स जो है ना उनका एक जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो एक पार्टनरशिप का होना चाहिए। ओके, यानी हम ये तो एक्सेप्ट करते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो उस्ताद की हैसियत रखते हैं, पेरेंट्स ये सब चीज़ें, बट पेरेंट्स शुड वर्क एज ए पार्टनर टू देयर चाइल्ड। अब ये पार्टनरशिप जो है इसकी डिफरेंट स्टेजेस आती रहती हैं। Okay. कभी उन्हें किसी तरह का बिहेव करना चाहिए, कभी हाँ। उन्हें एज ए लीडर उनके साथ करना चाहिए, ठीक है। कभी एज ए कोलैबोरेटर करना चाहिए, कभी उनको एज ए गाइड उनके साथ होना चाहिए, और समटाइम्स उनको स्विच भी करने चाहिए रोल्स। फिर एक आपको पता है ना, जैसे जी, हमारे जी। नबी पाक ने बच्चों की तरबियत के सारे असूल बताए कि बेशक, बचपन में जो है बेशक, उसको ऐसे एक बादशाह की तरह ट्रीट करो, और फिर उसको जो है वो एक गुलाम की तरह ट्रीट करो, और फिर थर्ड स्टेज में जाके उसको एक खलीफा की तरह ट्रीट करो कि आपने उससे मशवरा भी लेना है। तो इसी तरह से ये सारे जो रोल्स हैं पेरेंट्स के वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है। जो बच्चों की इमोशनल बॉन्डिंग है या इमोशनल रिलेशनशिप है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारा ये आमतौर पर ख्याल होता है कि हम शायद बच्चों को बहुत अच्छा फिज़िकल इन्वायरमेंट दे रहे हैं, यानी आप उन्हें बहुत ज़्यादा शायद बहुत अच्छी स्कूलिंग दे देंगे, बहुत अच्छा खाना दे देंगे, खाना पीना, बहुत अच्छा playing, लग्जरी ये सारी लाइफस्टाइल दे चीज़ें, देंगे। हाँ। अगर आप लग्जरी नहीं भी दे पाते तो भी बहुत सारे पेरेंट्स यानी जो जितना अफोर्ड Fulfill कर कर सकते हैं वो देते हैं उनकी फुलफिल कर चीज़ें, रहा होता ऐसे ही है, है, ठीक है। हाँ। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ देयर इमोशनल नीड, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब इमोशनल नीड में आता क्या है? अब पेरेंट्स को ये भी चीज़ें समझ नहीं आती। पेरेंट्स को ये लगता है कि अगर हम बच्चे की अच्छी तालीम उसे दिलवा रहे हैं अच्छे स्कूल में, दूसरा उसके कपड़े पहनने का सारी चीज़ें, अच्छा फूड उसको दिलवा रहे हैं, महीने बाद कोई ट्रिप भी कर लेते हैं, हफ्ते बाद उसको कहीं प्ले लैंड भी ले जाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये बच्चों के लिए ठीक है। इमोशनल नीड में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं बच्चों के लिए? देखिए, इमोशनल नीड्स जो है ना वो ऑफ कोर्स ये सारी जो आपने चीज़ें हाँ। कही ये उनकी फुलफिलमेंट के लिए है। जी, ज़रूरी जी। है कि आपकी बॉन्डिंग जो है वो ज़ाहिर है आपका जितना टाइम बच्चे के साथ स्पेंड होगा उतना अच्छा आपका बॉन्ड बच्चे के साथ Okay. बनेगा। बट इमोशनल नीड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद हिडन होती हैं, हम उन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप समझ लीजिए कि बच्चे की जो पहले ज़िंदगी के 5 साल हैं या मैक्सिमम 7 ईयर्स, उसमें बच्चा हमारी सोच से ज़्यादा कहीं चीज़ें एब्जॉर्ब कर चुका होता है। जैसे एक अच्छा। स्पंज है ना, तो उसमें आप देखें कि वो कितना एब्जॉर्ब हाँ। करेगा, उसके बाद वो सारी चीज़ें उसकी जो है ना वो उसमें एब्जॉर्प्शन की जगह नहीं रहेगी। इस तरह जो 5 फर्स्ट ईयर्स हैं या 7 ईयर्स अब मैक्स कर लें, उसमें बच्चा सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा होता है पेरेंट्स के साथ। अच्छा, इमोशनल जो उसकी ट्रेनिंग है या इमोशनल बॉन्डिंग है, दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द पेरेंट। ओके, यानी जैसे अब पेरेंट का अपना इमोशनल स्टेट होगा वैसा ही ऑलमोस्ट बच्चे का होता है। ये पहले 7 सालों में या 5 सालों नहीं में? फॉर एवर ना, लेकिन Forever, जाहिर है कि okay. पहले 5 सालों में बच्चा ज़्यादा सीख रहा हाँ, होता है ना, ठीक उसकी है। जो लर्निंग एक्सप्लोरेशन है वर्ल्ड की वो इसी से है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चे की इमोशनल नीड को एड्रेस करने से पहले या बच्चे की इमोशनल बॉन्डिंग को सेट करने से पहले पेरेंट्स को अपनी जो इमोशनल स्टेट है उसको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत Okay. है। आप देख लीजिए जो पेरेंट्स खुद से इरिटेंट होते हैं, खुद डिप्रेस्ड होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, Emotional stable नहीं होते हैं। इमोशनली स्टेबल नहीं होते हैं, या आप समझ लीजिए उनका मिजाज जी। बड़ा अजीब सा होता है, उनके बच्चे भी अक्सर वैसे चिड़चिड़ापन होता है, उनमें डिस्ट्रस्ट होता है, वो किसी पे जो है वो एतमाद नहीं करते जी, हैं, या उनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेवियर्स होते हैं। दे आर ऑल रिफ्लेक्शन ऑफ देयर पेरेंट्स। अच्छा। इसका मतलब है कि आप खुद पहली एग्जाम्पल हैं अपने बच्चों के लिए। सो आपको अपनी इमोशनल जो स्टेट है उसको ठीक करना है ताकि आपकी बच्चों के साथ बच्चों के इमोशनल साथ बॉन्डिंग जो है वो emotional, अच्छी हो सके। ठीक फिर है। उसमें बहुत सारी और चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आप बच्चों के साथ अपना कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखें। Okay. आप बच्चों के साथ जो एक रवैया है वो बड़ा आपका मुनासिब होना चाहिए। हमारे यहाँ अक्सर 2 एक्सट्रीम्स होती हैं, या पेरेंट्स बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं जिसमें कि आप बच्चे को इतनी गुंजाइश ही नहीं देते कि वो अपनी खुद से एक्सप्लोर कर सके, खुद से उसके अंदर डिसीजन पावर या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जिसको कहते हैं आप आ सकें।
या फिर ये कि पेरेंट्स का बहुत जारहाना रवैया होता है या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रवैया होता है। उसमें पेरेंट्स क्या है कि हर वक्त पीछे जो है ना वो पड़े रहते हैं कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, चेक एंड बैलेंस। लेकिन ये जो सख्ती की जाती है पेरेंट्स की तरफ से, ये बच्चों के ऊपर किस तरह के असर डालती है? कहते हैं ज़्यादा प्यार भी आपको बिगाड़ देता है, और इसी तरह जो ज़्यादा सख्ती होती है वो भी आपको कहीं ना कहीं रिबेलियंट बना देती है, रिबेलियस नेचर आपकी हो जाती है। तो क्या असरात होते हैं अगर बहुत ज़्यादा सख्ती बच्चों के ऊपर की जाए तो? अच्छा, अभी सख्ती की डेफिनेशन बड़ी अजीब सी है ना? मतलब अब हम क्या कैसे कहें किस चीज़ किस उसको कहें कि ये सख्ती हो रही है और ये जो है ना ये है। अच्छा देखिए, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जब आप कोई बहुत ज़्यादा अब्यूसिव किस्म का एनवायरनमेंट रखते हैं या उसमें फ़िज़िकल अब्यूज़ भी है जो कि अनडिज़ायरेबल है, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे तो पेरेंट्स को एक सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ते हैं कि ये लिमिट्स हैं, ये सेट ऑफ रूल्स हैं, इसको हमें फॉलो करना है, और उस पर अगर पेरेंट्स को थोड़ी स्ट्रिक्टनेस करनी पड़े तो करनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल करनी चाहिए, ठीक है। यानी आप बच्चे की आपने तरबियत भी तो करनी है ना, आप उसको बिल्कुल तो नहीं छोड़ सकते कि जो ये चाहे वो करे और जिस तरह वो चाहे करे, क्योंकि एक स्टेज है ना कि उस पर, जैसे मैंने कहा कि पहले 7 साल है, उस पर आपने बच्चे की तरबियत करनी है, तो कुछ तो आपके सख्ती के पैरामीटर्स होंगे, लेकिन उसको अंदाज क्या हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप किस अंदाज से बच्चे की तरबियत करें, वो बहुत मैटर करता है। यानी आपने उसको मना करना है तो उसके 2 तरीके हैं, जो एक बड़ा ट्रेडिशनल तरीका है हमारे का, ये तुम नहीं करोगे। अच्छा, या उसी वक्त आप बच्चे को स्नप कर देते हैं, ठीक है। यानी हम पेरेंट्स क्या करते हैं, जो अक्सर मैं कहती हूँ, वी रिएक्ट। ओके, यानी हम फ़ौरन से रिएक्ट करते हैं और हम उसी टाइम बच्चे की गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं। जी, यानी जिस टाइम बच्चे ने किया उसके 2 तरीके हैं, या उसको आप डांट देंगे बहुत ज़्यादा, या फिर थोड़ा ज़्यादा हमारे हों तो पेरेंट्स तो एक आधी टिका भी देते हैं, ठीक है। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने उसकी तरबियत किस अंदाज में करनी है। यानी वो सख्ती तो करेंगे ही करेंगे, आप रिस्ट्रिक्शंस तो रखेंगे। अब उसमें क्या है कि आप उसको जब आप समझाना चाहते हैं, एक जर्नल प्रिंसिपल है, आप चाहे छोटा है या बड़ा है, वो तब समझेगा जब वो समझने के मूड में है ना, ठीक है। यानी जब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो किसी ज़िद में है, उस टाइम आप उसको समझा रहे हैं, उसके लिए वैसे ही है जैसे आपके ऊपर से सब फ्लैश गुजर रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो उस टाइम पे आपकी वो उसको समझाना, वो समझ लें वो जैसे वही लेक्चर है, जैसे बच्चे कहते हैं कि तो हमारी मामा हर वक्त बोलती रहती हैं और हर वक्त डांटती रहती हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए बेहतरीन यही है कि आप बच्चों को, जैसे मैंने पहले भी बहुत सारी उसमें वीडियोस में 1-2 प्रिंसिपल्स बताए कि आप रात के टाइम जो है ना, वो यानी जो सोने से पहले का 1 घंटा है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बच्चे को कुछ भी सिखाना चाहते हैं, उसे नसीहत करना चाहते हैं, तो रात का 1 घंटा सोने से पहले, लेकिन वो बड़े अच्छे अंदाज में। अच्छा, दूसरा वालिदैन ये भी बड़ी कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे ज़िद्दी हो गए हैं, तो क्या वालिदैन खुद ही अपने बच्चों को ज़िद्दी बनाते हैं? बिल्कुल। अच्छा, इसमें बहुत फैक्टर है एनवायरनमेंट का। अच्छा। अब ज़ाहिर अगर एनवायरनमेंट की फैक्टर, कुछ 2 चीज़ें हैं। बाज़-औक़ात तो आपके अंदर, बच्चे के अंदर कुछ ऐसे आप समझ लीजिए साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं जो कि इनसाइड चल रहे होते हैं, बायोलॉजिकली चल रहे होते हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं वो बाज़-औक़ात हमारे एनवायरनमेंट से, ये दोनों डिफरेंट फैक्टर्स हैं। अच्छा, अब जो इनसाइड हैं वो ज़्यादा थोड़े से मुश्किल होते हैं, उसमें ज़ाहिर है कि पेरेंट्स को हेल्प भी सीख करनी पड़ती है। जैसे कुछ बच्चों में ADHD होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी है, अगर वो बच्चों के अंदर है, या फिर कुछ एक डिफाइंड डिसऑर्डर है जिसको ODD भी कहते हैं, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर है, कंडक्ट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कुछ बच्चों को और इससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि ऑटिज़म हो गया या कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी, तो उसमें तो चिड़चिड़ापन या जिसको आप स्टबर्ननेस कहते हैं, वो उसकी रीजंस और हैं, उसको ट्रीट करने का और तरीका है। लेकिन ये जो आपने कहा कि माँ बाप बच्चों को ज़िद्दी करते हैं, बिल्कुल मेरा ख्याल है करते हैं, बिल्कुल हम करते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है कि बच्चा ज़िद नहीं कर रहा होता, माँ बाप ज़िद कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखिए ना, बच्चे को नहीं पता, मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चा इस दुनिया में आया, या इंसान इस दुनिया में आया है, आप उसकी फ़र्स्ट ट्रेट देखें क्या है। उसकी फ़र्स्ट ट्रेट है लेना, यानी उसको लेना आता है, देना हमें उसे सिखाना पड़ता है। गिविंग, यानी आप देखें बच्चों को टीच करते हैं ना, शेयर करो, वरना बच्चा हमेशा लेने में खुशी महसूस करता है, तो हम उसको टीच करते हैं कि आपने बाकियों के साथ भी शेयर करनी है अपनी चीज़। अब यही चीज़ें जो हैं वो बच्चे के अंदर ज़िद भी क्रिएट करती हैं ना। अब आपने उसको सिखाना है, और किस तरह सिखाना है, सिखाने के लिए बेस्ट वे है कि पेरेंट्स अपना एटीट्यूड खुद अपना रवैया ठीक करें, अपने एक्शंस, रवैये से ज़्यादा आपके एक्शंस, ठीक है। अब एक्शंस छोटी छोटी चीज़ों में बच्चे को नज़र आ रहे होते हैं। आप बच्चे के साथ ज़िद लगाएंगे, नहीं देना नहीं देना नहीं देना, ठीक है। अच्छा, नहीं का लफ्ज़ तो हम पेरेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पसंदीदा है ना, पसंदीदा फेवरेट वर्ड, तो प्लीज़ इसको ज़रूर चेंज कर लें। और आप ये लफ्ज़ चेंज करके देखें,
आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा अपने बच्चे के साथ अपनी बॉन्डिंग का। तो बच्चे के साथ मोहब्बत की बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है, और वो उसकी मोहब्बत की ज़ुबान तो हर कोई समझता है ना, ठीक है। आप बजाय इसके साथ के लड़ाई झगड़े के साथ, मार कुटाई के साथ आप वो बॉन्डिंग डेवलप करें, वो कभी भी नहीं होती है। लेटर स्टेजेस में जाके, अच्छा एक और बड़े कुदरत का एक कानून है, आप ये देखें कि चूंकि माँ बच्चे और औलाद की मोहब्बत तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। बहुत बहुत भी मारा हो ना माँ बाप ने, तो भी बच्चे अपने माँ बाप से मोहब्बत बिल्कुल, करते हैं, लेकिन उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कहाँ नज़र आते हैं? बच्चों का दूसरों के साथ रवैया। आप ये देखें कि आप फर्दर रिलेशनशिप्स में जाके Exactly, वो जैसे वो जैसे बड़े सारी होते ग्रज जाते हैं निकाल ना, रहे होते हाँ। हैं, क्योंकि वो एक नेचुरल रिलेशनशिप है ना, उसमें कभी शायद हो सकता है कि मोहब्बत की कमी ना हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके बाकी रिलेशनशिप्स हैं जिसमें कि आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, बिल्कुल जिसमें ऐसे आपके ही है। कोलीग्स का रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप्स हैं, वहाँ आपको वो चिड़चिड़ापन नज़र आएगा, वहाँ वो सारी एग्जॉस्शन नज़र वो आएगी। जो उनके रवैये में छुपे हुए रद्द-ए-अमल है ना, फिर वो नजर वहाँ आते पे हैं वहाँ ज़रूर नज़र आएंगे, उनकी पर्सनैलिटी डिस्टॉर्टेड होती ही होती है। और जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती जाती है, वो पर्सनालिटी के ट्रेट्स बनते जाते हैं, ट्रेड्स बनते जाते हैं, वो बिल्कुल। रवैये जो है ना पुख्ता होते जाते हैं। पुख्ते तो होते इसलिए जब बचपन में ही, जैसे डॉक्टर आफाफ ने भी कहा कि जो पहले अर्ली ईयर्स है ना बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है वालिदैन के लिए कि उन्होंने अपने रवैये, अपने एक्शंस किस तरह के रखने हैं बच्चों के सामने। तो डॉक्टर आफाफ मंजूर हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर आफाफ, थैंक यू सो मच कि आप आई और इसके ऊपर बात की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, दिलकश और ख़ूबसूरत नज़र आना किसको नहीं पसंद है, मर्द हो या फिर ख़वातीन हो। जिल्द का ख्याल रखना ना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर मर्द और ख़वातीन अपनी जिल्द को लेकर बड़े ज़्यादा हसास भी होते हैं, क्योंकि आजकल के मौसम में बढ़ती हुई आलूदगी हमारी स्किन को बुरी तरह मुतासर करती है, और जिसकी वजह से हमारे चेहरे की जो रंगत है वो भी मुतासर होती है। अब मर्द हज़रात की बात की जाए तो आम रूटीन में दफ्तर, मार्केट और घर के ऐसे बहुत से काम होते हैं जिनके बाइस जो मर्द हज़रात है ना वो अपनी जिल्द का ख्याल रखने में लापरवाही बरतते हैं। फिर जब रोज़ाना की बुनियाद पर आप घर, दफ्तर या किसी भी सरगर्मी के लिए बाहर आपको जाना पड़ता है, तो आलूदा हवा और धूल मट्टी आपके चेहरे, आपके हाथों पे, आपके पैरों की जो जिल्द है ना उसको मुतासिर करती है। जितनी बाहर गर्मी पड़ रही है और जितनी तपिश है बाहर सूरज की, उससे तो और भी ज़्यादा मुतासर हो रही होती है। अब चेहरे की सफाई के लिए ना ज़रूरी है कि सुबह, दोपहर और रात यानी 3 दिन में 2 से 3 दफ़ा आपका चेहरा ज़रूर वॉश होना चाहिए, ताकि चेहरे पर जो इकट्ठी होने वाली गर्द है, चिकनाई है, उसको साफ़ किया जा सके। तो आज ख़ास करके हमने ना मर्दों की स्किन के हवाले से बात करनी है, क्योंकि ख़वातीन की निस्बत मर्द अपनी स्किन केयर में बड़ी लापरवाही करते हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें देखनी पड़ सकती हैं इस लापरवाही की वजह से, और उनकी स्किन केयर रजीम क्या होनी चाहिए। जिस तरह ख़वातीन की एक पूरी रूटीन होती है, एक रजीम होती है, इस तरह मर्दों को क्या मुँह पे लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए। तो इस पर हमने बात करनी है। डॉक्टर कंवल जवाद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर कंवल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर कंवल, मर्द हजरात अपनी स्किन का ऐसा सच ख्याल नहीं रखते हैं, तो किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है जो जब वो लापरवाही के उसमें चले जाते हैं, जोन में चले जाते हैं? देखिए, मर्द जो है वो उनको भी स्किन केयर रजीम की उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत होती है जितनी हमें होती है, बिकॉज देखिए स्किन जो है वो केयर मांगती है। हाँ जी। ऑल्दो कि जो मेल्स की स्किन होती है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है कंपेयर टू फीमेल की ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव होती है। बट आजकल जैसा एटमॉस्फेयर है, जैसी धूप है, जैसी गर्मी है, उसमें या फिर सर्दियों में भी इवन मौसम इतना तेज़ी से चेंज हो रहा है, इतनी पोल्यूशन है, इतनी हमारी डाइट ख़राब है कि मर्दों को, औरतों को, सबको यकसा ही ज़रूरत होती है स्किन केयर रूटीन की। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप भी अपने लिए एक प्रॉपर फेस वॉश का इस्तेमाल करें सबसे पहले। मर्द हजरात भी फेस वॉश का, ऐसे ही है। वो तो कहते हैं हमें जो भी साबुन मिलेगा घर में हम मुंह पे लगा लेंगे, मुंह पे लगा लेंगे, जो साबुन मिला, किसी का फेस वॉश मिला, हाँ, चाहे वो हमारी स्किन को वो सूट करे ना कर रहा है नहीं कर रहा, उन्होंने हाँ। कहीं पे भी आपको वो नजर आएगा, उन्होंने उसी से मुंह धो लेना। इवन आपने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, मेरे पेशेंट्स ऐसे आके मुझे बताते हैं कि हम लोग तो कोई फेस वॉश या साबुन यूज ही नहीं करते, हमें जरूरत ही नहीं है, हमने पानी से मुंह धोया और बस
बस हमारा मुंह आप लोगों से ज्यादा अच्छा चमक जाता है, तो ऐसा वो कहते हैं हम तो इतनी स्किन केयर करते भी नहीं, देखो फिर भी हमारी स्किन इतनी अच्छी है, तुम लोग इतना कुछ लगाते हो, तुम लोगों को फिर भी टेंशन हो रही है। वो एक फॉर्मूला है ना, 5 मिनट्स 50 मिनट्स, फीमेल्स को चाहिए 50 मिनट्स और मेंस को चाहिए सिर्फ ओनली 5 मिनट्स। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आपकी स्किन को भी आखिर केयर की जरूरत होती है। आप प्रॉपर फेस वॉश यूज करें, उसके लिए जरूरी है किस तरह का फेस वॉश, क्योंकि इनकी थोड़ी सी कह लें कि रफ भी और थोड़ी सी टफ भी स्किन होती है ना, थोड़ी सी वो कह लें कि ड्राई भी हो जाती है, फिर हमारी तो थोड़ी सॉफ्ट सी होती है, तो उनके लिए किस तरह का फेस वॉश अच्छा है? देखिए स्किन केयर आप पे जस्ट सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि अगर आपकी स्किन जो है उस पर सुबह उठने के बाद थोड़ा सा ऑयल आ रहा है, ये मेल्स के लिए भी स्पेशली है ना, आपके स्किन पर अगर ऑयल आ रहा है तो आप इसे देखें आपकी स्किन ऑयली है, आपने ऐसा फेस वॉश यूज करना है जो मिनरल बेस्ड हो। अच्छा। मिनरल बेस्ड फेस वॉशेस, मैं ये नहीं कहती मेडिकेटेड ही, आपको मार्केट में भी बहुत इजीली कॉस्मेटिक्स वाले अगर आप उनसे डिमांड करते हैं कि हमें मिनरल बेस्ड चाहिए तो आप मिनरल बेस्ड फेस वॉश यूज करें। ठीक है। मिनरल बेस्ड फेस वॉश से आपको ये होगा कि आपकी स्किन इधर ऑयली हो या ड्राई हो, मेल स्किन के लिए वो बहुत सुइटेबल होता है। सो आप एक फेस वॉश रखें, मत रंग के चेंज करें और किसी और का भी ना यूज़ करें उठा के, इजीली वो आपको आपके फेस को स्मूथ कर देगा। लेकिन अगर आपकी स्किन ओवर ड्राई है, सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, तो आपके लिए बहुत सुइटेबल है कि आप कोई भी क्रीमी बेस्ड फेस वॉश यूज़ कीजिए। अच्छा। क्रीमी बेस्ड भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें ग्लिसरीन होता है, जिनमें एलोवेरा होता है, जिनमें हाइलुरोनिक एसिड होता है। कॉस्मेटिक्स की मैं बात कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है मेडिकेटेड लें तो मेरी तरफ से तो वो बेस्ट है। लेकिन अगर आप कॉस्मेटिक बेस्ड भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप जाके डिमांड करें कि हमें ऐसा फेस वॉश दें जिसमें क्रीम हो। अच्छा। क्रीम बेस्ड यूज़ करें, वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। नंबर 2, आपने सन ब्लॉक जरूर यूज करना लेकिन है। इसी पे ही फेस वॉश में मैं बात करूंगी कि बहुत से मर्द कहते हैं कि हमें नहीं अच्छा लगता कि हम फेस वॉश करें, हमने साबुन से ही धोना है, तो क्या मुंह साबुन के लिए ठीक है? देखिए या अगर यूज करना है तो किस तरह का सोप यूज कर सकते हैं? हमारा बहुत ही मतलब रिनाउंड एक है, आप मॉइस्चराइजर बेस्ड अगर आप यूज करना चाहते हैं सोप, तो मैं उसके लिए बताती हूँ कि आप डव यूज कर सकते हैं। वो एक मेडिकेटेड, इसलिए हम उसे मेडिकेटेड तो नहीं है कॉस्मेटिक बेस्ड, लेकिन हम मेडिकली उसे प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा। उसका रीजन ये है कि उसमें मॉइस्चराइजर होता है, और वो मॉइस्चराइजर जो है वो आपकी स्किन को स्मूथ रखता है किसी भी कंडीशन में, इधर वो आपका ऑयल बेस्ड हो या वो फिर आपका वो, दोनों में आप कर सकते हैं उसे। ठीक है कि या तो आपको फेस वॉशेस के भी हमने ऑप्शंस बता दिए हैं कि आप मिनरल यूज कर सकते हैं या क्रीम बेस्ड यूज कर सकते हैं, और अगर आपने सोप ही यूज करना है तो उसमें भी हमने आपको बता दिया कि आप डव सोप यूज कर सकते हैं। मर्द हजरात की बात है। दूसरा ये कि जैसे खवातीन कहती हैं कि हम 25 के बाद या 30 के बाद रिकमेंडेड है कि आप रेटिनॉल यूज करना शुरू कर दें गर्ल्स के अंदर, क्या मर्दों के अंदर भी है कि वो आफ्टर 25 या फिर 30 रेटिनॉल का यूज़ कर सकते हैं, ये सीरम्स का यूज़ कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप अपने टीन एज में हैं और अगर आपको पिंपल्स निकल रहे हैं तो आप वीक में एक मरतबा रेटिनॉल यूज़ कर सकते हैं, मेल्स के लिए बता रही हूँ। अगर आप अपनी 20 से 30 ईयर्स वाली एज में हैं तो आप वीक में ट्वाइस, और आपकी स्किन में पिगमेंटेशन आना शुरू हो गई है, रिंकल्स आना शुरू हो गए, 20 से 30 के टाइम फ्रेम में है, तो आप वीक में ट्वाइस रेटिनॉल यूज कर सकते हैं रात में। लेकिन ये रेटिनॉल वही लोग यूज करेंगे जो डे में सन ब्लॉक को फॉलो करते हैं, अदरवाइज प्लीज ऐसा रिस्क ना लीजिएगा, क्योंकि रेटिनॉल आपकी स्किन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेंसिटिव कर देती है। और अगर आप डे में उसी तरह से जाके सन को एक्सपोज होंगे तो फिर आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन हो जाएगी, स्किन डैमेज हो जाएगी। अगर आप अपने 30 से 40 ईयर्स के फ्रेम में हैं तो फिर आपने वीक में 2 मरतबा या 3 मरतबा रेटिनॉल ज़रूर लगाना है, क्योंकि अब आपकी स्किन का ओरिजिनल ओलेजन जो कोलेजन है, इलास्टिन है, वो बनना बंद हो चुका है, यानी कि स्लो डाउन हो चुका है। अब आपको ज़रूरत है कि आप रेटिनॉल लगाएं, और उसमें आप वीक में 1 मरतबा रात में लगाएं रेटिनॉल या 2 मरतबा लगाएं। आप वीक में लगाएं उसे, दिन में सन ब्लॉक को फॉलो करें। आपको किसी भी किस्म की लाइक स्किन के लिए और कोई रजीम करने की फिर इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस जो मैंने आपको पहले बताई कि आपने फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सन ब्लॉक लगाना है डे टाइम में, और रात में आप वीक में 3 मरतबा या 2 मरतबा रेटिनॉल लगा रहे हैं, देन दिस इज सफिशिएंट फॉर यू। अच्छा। सो रेटिनॉल इज गुड फॉर मेल्स एज वेल। अच्छा, दूसरा क्या इनको भी ट्रीटमेंट्स लेने चाहिए मेल्स को? कितनी देर बाद ये ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं अगर बहुत ज्यादा ये कंसर्न है अब अपनी स्किन को लेके? तो हाँ, अगर हैं तो वैसे कुछ लोग हैं भी, मैंने अब देखा है आते होंगे बहुत सारे आपके पास पेशेंट्स। हमारे पास पेशेंट्स आने लगे, लाइक अब उसका जो एक कहते हैं ना ग्राफ, वो ऊपर जाता जा रहा है, लोगों में अवेयरनेस आ गई है बहुत ज्यादा।
सो उसके लिए मैं ये कहती हूँ कि थैंक्स टू लाइक सोशल मीडिया, थैंक्स टू लाइक आप लोगों ये जो प्रोग्राम्स देते हैं अवेयरनेस के लिए, इससे लोगों में बड़ी अवेयरनेस आती जा रही है। तो बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह से वर्किंग वीमेंस के लिए मैं कहती हूँ कि वीक में मंथ में एक मरतबा ज़रूर अपने लिए हाइड्रा फेशियल्स लें। मेल्स के लिए भी ऐसे ही है कि अगर आप ये सारी स्किन केयर रिजीम को फॉलो नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट मंथ में एक मरतबा ज़रूर आकर हाइड्रा फेशियल लें। उससे आपकी स्किन की ना सिर्फ डीप क्लेंजिंग हो जाएगी बल्कि हाइड्रेशन भी हो जाएगी। हाइड्रेशन भी हो आप जाएगी, कर सकते हैं फॉलो। ठीक है। तो जिस तरह ख़वातीन कहती हैं ना कि हमें जाके स्किन केयर करनी है, ये चीज़ें लेनी है, उस तरह आप भी कर सकते हैं। बल्कि आप भी अपने घर की ख़वातीन को लेके जाएं कि आज हम दोनों जाके ना आज स्किन केयर करवाते हैं, पैकेज लेते हैं और जाके अपनी स्किन को अच्छा करते हैं ताकि दोनों ही खूबसूरत लग सके। तो आज हम ख़ास तौर पर मेल्स के लिए बात कर रहे थे कि उनकी स्किन केयर किस तरह की होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि वो यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर कंवल जवाद हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर कंवल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जनाब, आप कुछ कॉर्पोरेट हायरिंग के हवाले से बात कर लेते हैं या फिर जॉब्स के हवाले, कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से बात कर लेते हैं। ख़ास तौर पर जब मैं भी यूनिवर्सिटी में थी ना तो जॉब फेयर्स लगा करते थे, बहुत बड़े बड़े स्टॉल्स लगा करते थे, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ आती थी कॉर्पोरेट की भी, तो हम लोग अपनी सीवीज़ वहाँ पर दिया करते थे कि कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। पता नहीं था कि यहाँ पे आना है और आके इस तरह कम्युनिकेशन वाली मामलात होने। तो खैर आपके भी जो हमें देख रहे हैं उनके भी यूनिवर्सिटीज़ में होते होंगे, कॉलेजेस में जॉब फेयर्स लगते होंगे जहाँ पे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हाँ हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बड़े बड़े बिजनेसेस वहाँ पे आते हैं, कॉर्पोरेट की जो कंपनीज़ हैं वो वहाँ पे आती हैं। तो इस हवाले से किस तरह टैलेंट हंट किया जाता है, किस तरह लोगों को चूज़ किया जाता है, जो हमारा टैलेंट है उसको, उसकी पहचान किस तरह की जाती है। ख़ास तौर पर जो कॉर्पोरेट जो कंपनीज़ होती हैं ना उसमें एचआर होता है, एचआर में भी टैलेंट एक्विजिशन टीम होती है जो कि आप जो टैलेंट है या उन्होंने हायरिंग करनी होती है उसको सेलेक्ट कर रही होती है। हम एक तो जाते हैं उनके पास कि हमें रख लें, दूसरा कंपनीज़ भी अप्रोच करती हैं, आपका अच्छा काम हो, आपके अंदर अच्छा टैलेंट हो तो आपको अप्रोच करती हैं कि आप हमारे लिए काम करें। तो ये किस तरह होता है, जो टैलेंट एक्विजिशन टीम है काम किस तरह करती है, किस तरह ढूंढती है, पहचान कैसे करती है टैलेंट की, इस पर आज हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अहमद फवाद साहब मौजूद है, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, तो उनसे बात करते हैं। अहमद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, आई एम गुड, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फवाद साहब, जो टैलेंट हंट है या जॉब फेयर्स हैं हर जगह लगते हैं, हर साल लगते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में भी लगा करते थे, तो हम बड़ा फैसिनेट होते थे कि पता नहीं कहाँ पे जॉब मिल जाए, कब हमें फ़ोन आ जाए कि हाँ जी आपकी सीवी जो है ना एक्सेप्ट होगी, आके इंटरव्यू दें। तो एक तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है मेरे ख्याल से। लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट की कमी आपको लगती है अब के दौर में? क्योंकि हर कोई कहता है कि हमें जॉब नहीं मिल रही है, हमें जॉब नहीं मिल रही है। जिस भी बंदे से हम बात करते हैं ना यंग जनरेशन में, तो कहते हैं हमें जॉब नहीं मिल रही है। वाकई टैलेंट की कमी है या पहचाना नहीं जा रहा टैलेंट को? दैट्स अ वेरी वैल्यूएबल क्वेश्चन टू स्टार्ट विद। मुनीबा, सबसे पहले ये बताएं कि आपने जो सीवीज जॉब किए थे वहाँ से कॉल्स कितनों किए, कितनी जगह से? मतलब बहुत रेशो कम थी, बहुत कम रेशो। हाँ, बहुत कम रेशो। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट। तो टैलेंट की कमी होना ये मसला नहीं है, ना ही देखने वाली आंख में कोई कमी होने का प्रॉब्लम है। इशू दोनों एंड पे है, दोनों साइडों पे प्रोफेशनलिज्म नहीं है, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट और कीमती बात है। हो क्या रहा है, अभी जो जॉब फेयर वगैरह लगते हैं, जो कंपनीज आती हैं वो इनफैक्ट जॉब फेयर अट्रैक्ट करने के लिए कम कर रही होती हैं, अपनी ब्रांडिंग के लिए ज़्यादा कर रही होती हैं। और जो यूनिवर्सिटीज़ दे रही हैं वो भी उनको प्लेसमेंट के लिए जगह दे रहे हैं, उसके पैसे चार्ज कर रहे हैं, और वो भी लोगों को दिखा रहे हैं कि देखें जी हम तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। वेयर एज जो की एलिमेंट है वो है वो लोग जो आप थे या हम थे, कि भाई इनको जॉब्स जब चाहिए तो दे शुड बी प्रोफेशनली इक्विप्ड के किस तरह से अप्रोच करना है। सही। आप जो कंपनीज के दरवाजे खटखटा के देखें, सिवाय यूरोप में ये कॉन्सेप्ट है या दुबई वगैरह में कि आप रिसेप्शन से अंदर भी चले जाते हैं और जाके कांटेक्ट कर लेते हैं एज एन एक्सटर्नल। यहाँ पे तो इतना भी नहीं होता, आप रिसेप्शन तक भी नहीं पहुंच सकते, आप बाहर कंपनी के गार्ड को ही दे जाते हैं कि ये हमारी सीवी है, अंदर पहुंचा दे। एग्जैक्टली, और वो पहुंचाएं या ना पहुंचाएं, वो भूल जाएं तो डंप हो जाता है ना। तो आपके पास एक कंपनी के डेडिकेटेड 2-3 लोग टैलेंट एक्विजिशन डिपार्टमेंट के आ गए, वो आपके दरवाजे पहुंच गए थैंक्स टू यूनिवर्सिटी और सो। तो आप अगर इक्विप्ड नहीं है कि कैसे उन लोगों से बात करनी है, उनसे रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है, और अगर सिर्फ सीवी थमा देना है तो वो तो आप गार्ड को भी दे सकते हैं ना। और मजे की बात है कि टीए टैलेंट एक्विजिशन डिपार्टमेंट जो है उसके बहुत से लोग यही वाला काम कर रहे होते हैं। ठीक है, आ गया, उसका हल्का सा देखा और फेंक दिया,
और शायद आप अगर यूनिवर्सिटी थोड़ा सा बाहर निकल के देखें तो कई आपको सीरीज मिल भी जाएं वहीं से निकले हुए। सो द पॉइंट आई वांटेड टू मेक इज टैलेंट की कमी होना या दूसरे एंड पे जो हम कहें कि नीयत की खराबी हो कि पिकनिक करना, उसका मसला नहीं है, प्रोफेशनलिज्म का है। होमवर्क करना है आपको भी पहले एज स्टूडेंट और फ्रेश ग्रेजुएट कि मुझे ये 10 कंपनीज आ रही हैं, क्या काम है, क्या 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 करना चाहिए। एग्जैक्टली इसमें मैं बताता हूँ 2-3 चीज़ें हैं। एक आप अपने जो स्टूडेंट अफेयर्स वाला डिपार्टमेंट होता है उनसे चेक कर लें कि कौन सी कंपनीज आ रही हैं, या कहीं पे ब्रांडिंग होगी तो आपको पता चल जाएगा। उनकी वेबसाइट्स देखें, रिक्वायरमेंट्स देखें किस तरह की उनकी नीड है। अगर आपके कोई दोस्त रिश्तेदार वहाँ पर काम करते हैं उनसे बात करके कल्चर का पूछें। उनकी जो वेबसाइट पर और लिंक्डइन पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं वो देखें कि कौन कौन सी हैं। सही। और अगर आपको 3-4 भी मिल जाए आउट ऑफ 10, 15, 20 कंपनीज तो दैट्स अ ब्लेसिंग। उसके मुताबिक अपना CV अलाइन करें और फिर जाके रेलेवेंट जो 3 लोग बैठ खड़े हुए हैं उनके साथ गपशप करें। आपका वो पर्सनल कांटेक्ट बन जाना चाहिए वो शख्स जो वहाँ पे खड़ा हुआ है। 2-3 लोग हैं, देखिए आपके पास 6 घंटे हैं जब वो वहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी के टाइम में, या 8 घंटे हैं, तो उनमें से अगर आपने डेडिकेटेडली 4-5 कंपनीज को टारगेट कर लिया होमवर्क करके जो वहाँ पर मौजूद हैं, तो 20 लोग हैं हार्डली, उनमें से की पर्सन होगा कोई एक डिसीजन मेकर जो खड़ा हुआ है, तो आप उसके साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट डेवलप करें, होमवर्क करें उसके ऊपर, उसका लिंक्डइन देख लें, टैलेंट एक्विजिशन डिपार्टमेंट की डिटेल्स वगैरह देख लें, पर्सनली जाके गपशप कर लें, और समहाउ उसका कार्ड वो लेके आए हुए होते हैं, कार्ड ईमेल एड्रेस वगैरह ले लें, उन्हें कहें कि ये मेरा CV है, इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने ये अपॉर्चुनिटीज देखी थी, तो आप काइंडली अगर मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दे सकें इफ़ यू आर कंफर्टेबल। आप जब उनको रिलैक्स करते हैं ना कि मैं तंग करने वाला नहीं हूँ, तो फिर वो दे देते हैं और तंग करेंगी भी नहीं। ईमेल एड्रेस है तो फिर उसके साथ फॉलो अप रखें। ऐसे हमारे पास बहुत कम एग्जांपल्स हैं लेकिन मौजूद हैं कि लोगों को जॉब फेयर्स के जरिए जॉब्स मिली और फिर फॉलो अप करने पे मिली क्योंकि उन्होंने रेलेवेंट CV बनाया हुआ था, वो अपडेट किया और उनको डायरेक्ट उन्होंने उठा लिया। सो जो प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहा हूँ तो हमारे एंड पे एक ये काम करना जरूरी है। दूसरा जो TA डिपार्टमेंट टैलेंट एक्विजिशन है, फॉर गॉड सेक आप ब्रांडिंग के लिए नहीं जा रहे, आप HR के लोग हैं, आप मार्केटिंग के लोग नहीं हैं। सही है, मार्केटिंग का कोई है तो वो काम करे, आप टैलेंट हंट करने जा रहे हैं, वही करें आप। एग्जैक्टली। तो आप देखें कि आपकी कंपनी के कल्चरल फिट कौन सा है, कैसे लोग हैं जो आते हैं वहाँ पर। उन नौजवानों को कई दफ़ा एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा होता क्योंकि एक तो स्किल नहीं होती, दूसरा उनको बताना नहीं आता क्योंकि वो बहुत कुछ बताना चाह रहे होते हैं, हमने ये किया वगैरह वगैरह। तो आपको स्ट्रक्चर्ड अंदाज में 2-3 क्वेश्चन उनसे पूछना है कि आप किस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, किस रोल के लिए अपने आप को आप समझते हैं कि क्वालिफाई करते हैं, और उनको बता दें कि हमारे पास इस जगह पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे हम आपको कोशिश कर सकते हैं एडजस्ट करने की। और अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट, कोई इंटर्नशिप, कोई चीज़ आपने की हुई है, ये चीज़ें हैं और उसका कोई डॉक्यूमेंटेड सबूत मौजूद है आपके पास। एक तो होता है ना इंटर्नशिप वगैरह होती है, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हुए होते हैं, वीडियो बनाई हुई होती है कुछ, तो उन्हें कहें कि ये हमें भिजवा दें तो हम आपको कंसिडर कर लेंगे। डोंट ओवर कमिट, डोंट ओवर कमिट एट ऑल। तो ये टैलेंट एक्विजिशन डिपार्टमेंट का काम है कि कैंडिडेट को इस तरह लेकर चले। एग्जैक्टली, आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आई है तो व्हाई नॉट टू कैश, तो आप ये लेकर चल सकते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे यहाँ पे शायद कॉन्सेप्ट है कि क्या जो टैलेंट है वो सिर्फ मशहूर बिजनेस स्कूल्स हैं वहीं से आना चाहिए, कि जितने बड़े बड़े फेमस स्कूल्स होंगे या बिजनेस स्कूल्स हैं वहाँ से ही टैलेंट आएगा और अच्छा टैलेंट आएगा, वाकई ऐसा है? देखिए, एक तो ये है कि बड़े स्कूल नाम उनके अच्छे इसीलिए हुए क्योंकि उनके पूल से बहुत अच्छे लोग निकले। सही है, एज कम्पेयर टू अदर्स। तो फिर वो लोग जाके जो मुख्तलिफ पोजीशंस पे बैठे हुए हैं वो फिर रिकमेंड भी करते हैं और अपने देखते हैं कि इनका कल्चर ऐसा है जो हमारे साथ फिट होता है, तो उसको प्रेफर करते हैं। अब मज़े की बात ये है कि जो बड़े नाम हमारे यहाँ पे बिलखुसूस पाकिस्तान में हैं, मैं वहाँ पे ट्रेनिंग सेशंस करवा भी चुका हूँ, कहीं पे कर चुका हूँ, लोगों से मिल चुका हूँ। मैं पूरे इत्मीनान से ये बात कर सकता हूँ कि ज़्यादातर जो बिजनेस स्कूल्स हैं वो रेफरेंस पॉइंट बन चुके हैं। वहाँ पे एक पूल आता है, एक मसलन डायरेक्टर 4-6 बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर से डायरेक्टर्स हैं, 8 VPs हैं, मैनेजर हैं, उन्होंने टॉप लेवल का एक कोर्स लॉन्च किया है। तो वहाँ पर दूसरी जो अच्छी कंपनीज हैं वो कोशिश करेंगे कि वो भी अपने लोगों को भेजें ताकि वो नेटवर्क एक स्ट्रांग हो और लेटेस्ट अच्छी प्रैक्टिसेस आए, और अगर डिस्कशन भी हो, केस स्टडीज़ भी हो तो वो अच्छे वाली हो। सो प्लस ये होता है उसके अंदर कि आपकी नेटवर्किंग अच्छी हो जाती है मुख्तलिफ कंपनीज के साथ, और आपको लोग मिलना शुरू हो जाते हैं ऐसे जो कि आपको लगता है कि मुनीबा अगर इस पोजीशन में अच्छी हैं, यहाँ पे इस रोल में काम किया तो हमारे पास ये रोल है जिसमें हम इनको बेहतर पैसे दे के तो ऑफर कर सकते हैं। सो दैट हैज़ बिकम ए रेफरेंस पॉइंट मोस्टली, या नेटवर्किंग पॉइंट। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आपको वेल नोन जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लर्न ज़रूर करें, लेकिन साथ अंडरस्टैंड कर लें कि ये नेटवर्किंग के लिए भी एक अच्छी जगह है। बट द प्रॉब्लम इज़
कि ऑल इज़ नॉट गुड देयर, वहाँ पर आने वाले तमाम लोग टैलेंटेड नहीं होते। जिस तरह वहाँ पे भी बोंगे लोग होते हैं जिनका नाम बड़ा हो जाता है उन्हीं कंपनीज की तरह से, तो इसलिए उस ट्रैप में नहीं है। अच्छा, दैट इज़ वाई हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़मीन है। आप देखें कि बड़े ही गरीब घरानों में भी आहिस्ता आहिस्ता मिलियनेयर और बिलियनेयर पैदा हुए और उन्होंने दुनिया बदल के रख दी। तो आप उनमें से ये नहीं कर सकते कि सिर्फ जो मशहूर बिजनेस स्कूल से आ रहा है उसी को रखना है। कल्चरल फिट हो सकता है, बेहतर पूल मिल सकता है, लेकिन जो आपको टैलेंट डिपार्टमेंट का काम है, आपको टैलेंट ढूंढना है। तो अगर आपको एक एवरेज लुक वाला बंदा नजर आता है और आपको लगता है कि इसने अपने ऊपर मेहनत की है, काम किया है, और इसको हायर करने से थोड़ा सा हम पॉलिश करके इसकी स्किल से काम ले सकते हैं। कैसे इनकी खासतौर पर जो टैलेंट डिपार्टमेंट है उनकी कैसी ट्रेनिंग हम कर सकते हैं ताकि वो अच्छा टैलेंट पहचान सके मार्केट में? उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए ना? जी 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 बिल्कुल होती हैं, और कॉर्पोरेट सेक्टर इस पे डॉलर्स इन्वेस्ट करता है, और उसके लिए ख़ास तौर पे अनबाइस्ड जो हायरिंग है वो उसके ऊपर जी उस पर इन्वेस्ट किया जाता है। क्योंकि आपको शायद हैरत हो, बल्कि हैरत नहीं होनी चाहिए सुन के, कि यहाँ पर बहुत तरह के बायस मौजूद हैं पाकिस्तान में। कई मर्दों को प्रॉब्लम है, औरतों को हायर करेंगे और वो लीडरशिप रोल में आ जाएंगी तो वो बॉस बन जाएंगी, तो हम उनको बॉस नहीं कह सकते। सही है, वो हमारे जो माहौल है वो चेंज करके रख देंगी। अच्छा, कुछ सेक्ट्स हैं जो दूसरे सेक्ट को बर्दाश्त नहीं करते बिकॉज ऑफ दिस पोलराइजेशन। ऐसे ही कुछ और भी एलिमेंट्स है जिसकी वजह से हायरिंग में उन चीज़ों को बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते इस मौजू पर कि हम ऐसे लोगों को नहीं रखेंगे, लेकिन नहीं रखते। अच्छा, आई रिमेंबर इन कॉर्पोरेट सेक्टर एक कंपनी में, उसमें सीनियर मैनेजर ने साफ 2 लोगों का रखा। उसने कहा था ना हिजाब वाली लड़की हम हायर करेंगे, ना दाढ़ी वाला लड़का हायर करेंगे। सही है, स्ट्रेट अवे उसने कहा कि ये नहीं करने। तो एक बंदे ने उनको उलझ के कहा कि सर अगर आप ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि टैलेंट डिपार्टमेंट रिकमेंड कर रहा था लेकिन वो मैनेजमेंट टॉप पे था, उसने कहा तो आप हमें ये रिकमेंडेशन रीजन में, ये सॉरी रिजेक्शन रीजन में लिख दें कि इस वजह से मैं नहीं कर रहा। उसने कहा लिखूंगा नहीं। ही वाज स्मार्ट, लिखूंगा नहीं, किसी को बताऊंगा नहीं, क्योंकि फिर कंपनी के उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा और फायर हो जाएगा। तो ये बायस हैं। तो सबसे पहली बात जो टैलेंट के लिए जरूरी है, टैलेंट डिपार्टमेंट के लिए, आप अपने बायस को एक साइड पे रख के जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको स्टडी करें और उसकी स्किल देख के उसके मुताबिक हायरिंग करें। बायस जितने भी आपके जहन में आ रहे हैं, चाहे वो इमोशनल बायस है, रिलीजियस बायस है, सेक्टेरियन है, उसको एक साइड पे रख के टैलेंट को आप हायर करें। टैलेंट को हायर करें, और उसके लिए आपको ऑब्वियसली फिर अपनी कंपनी पॉलिसीज को भी तो लेके चलना होता है ना। कंपनी पॉलिसी को, जॉब डिस्क्रिप्शन, दैट मैटर्स द मोस्ट। जिसको आप हायर कर रहे हैं वो आपके लिए डॉलर कमा रहा है ना। अच्छा, तो इसलिए आपने राइट पर्सन को हायर करना है। राइट पर्सन को हायर करना है। तो आज हम इसी हवाले से बात कर रहे थे कि टैलेंट हंट करना कितना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर जो ये वाली टीम होती है उनके लिए किस तरह की तरबियत होनी चाहिए, और अगर आप जॉब लेना चाह रहे हैं तो आपके पास किस तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं। आपने जॉब फेयर में जाना है या किसी पर भी जाना है तो आप किस तरह की आपकी तरबियत होनी चाहिए। तो इस पर बात करने के लिए हम फवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। फवाद साहब, थैंक यू सो मच कि आप आए। तो ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करनी है हमने मौसीकी के हवाले से, और आज सैटरडे भी है और हमारा भी दिल करता है कि जनाब जब छुट्टी पे जा रहे हो तो उससे पहले कुछ हल्ला गुल्ला होना चाहिए, कोई मौसीकी का तड़का लगना चाहिए ताकि हमारा वीकेंड अच्छा हो, आप लोगों का वीकेंड अच्छा गुजरे। तो आज हमने उसी पे बात करनी है, और उस पर बात करने के लिए बहुत ही टैलेंटेड पर्सन को आज हमने, शख्सियत को आज हमने दावत दी है। अहमद नवाज़ हैं, जिनको आप डिफरेंट टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे होते हैं, उनके गाने भी हमें नज़र आ रहे होते हैं सोशल मीडिया पर भी। तो कॉमेडियन भी हैं, एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, सब कुछ हैं अहमद नवाज़। तो उनसे आपकी बात करानी है, मुलाकात करानी, कुछ मौसीकी का तड़का भी लगेगा। तो अहमद, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है। मैं कहाँ हूँ? यहाँ ये मॉर्निंग शो में आप। अच्छा, आपने बुलाया था। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं। आज आपको एज अ सिंगर बुलाया, कॉमेडियन नहीं बुलाया। जी, मैं लाहौर न्यूज़ देखने वालों को सबको जी अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर। ठीक है आप? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह घर से ही आए हैं? जी, घर से आए हूँ। अभी मैंने जो यहाँ पे नाश्ता किया माशाल्लाह। अच्छा, बड़ा नाश्ता भी हमारे पल्ले से किया? हाँ जी, वो बेसिकली आपने वो कहा था रात को फ़ोन पे कि आप पाए और वगैरह हमारे साथ ही। अच्छा, तो आप लेके आए हैं या उसके पैसे हमने देने हैं या आप लेकर आए हमारे लिए? वो मैंने
कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे लोगों से पैसे निकलते हैं ना। है ये बस अल्लाह ही है जी, आप निकलवा लेते हैं क्योंकि आप लोग न्यूज़ एंकर हैं तो फिर जी आप जी बिल्कुल। तो कुछ भी कर सकते हैं। आप लोगों के सामने बैठते हुए डर लगता है बंदे को। तो अहमद, थोड़ा सा, बहुत से लोग आपको जानते भी हैं, बहुत से लोग जिन्होंने आज ही अगर हमारा शो देखना शुरू किया है तो उन्हें थोड़े से अपनी जर्नी के बारे में बताएं। फादर से तो हम आपके मिले हुए हैं, उनको जानते भी हैं, हर कोई जानता है उन्हें माशाल्लाह। आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, उनका तो ज़रा एज अ कॉमेडियन पूरा करियर बना, आपने सिंगिंग में आने का कैसे सोचा? स्टार्टअप जो है वो मैंने आज से 17 साल पहले लिया अपने करियर का, और क्योंकि अब्बा माशाल्लाह इस फील्ड में हैं और पूरी दुनिया जानती है माशाल्लाह उनको, जितना उनका एक्सपीरियंस और जितना उन्होंने टाइम स्पेंड किया इस इंडस्ट्री में, और स्टिल माशाल्लाह वर्किंग इन दुनिया टीवी। और तो ये हमारे लिए बड़ी ऑनर है और एजाज़ की बात है कि अब्बा का नाम जो है वो मेरे साथ अटैच होता है, लोग उस चीज़ को बड़ा जो है वो पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। और अल्लाह पाक का बड़ा मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे जो सलाहियतें अता की, तो ये वाकई रब का शुक्र अदा करना चाहिए। और अब्बा को देखते थे हम लोग शुरू से, और जिस तरह पूरे स्ट्रगल की और इस फील्ड में आए और जिस तरह काम किया हर प्लेटफॉर्म पे, हर मीडियम में काम किया, तो ये मैं मानता हूँ कि शायद घर में एक आधा ऐसा बंदा होता है जिसके ऊपर ये वो डाइवर्ट होती है चीज़, या फिर कुछ लोगों को नहीं होती, शायद वो लोग ऑब्जर्व नहीं करते या इस चीज़ को पसंद नहीं करते। मुझे शुरू से शौक़ था अब्बा को देखने का, और अब्बा को फील करता था कि ये अब क्या कर रहे हैं और किस तरह। अच्छा, अमूमन लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि आपको एक्टर होना चाहिए था पहले, आपने गलत करते हैं। हाँ, सिंगिंग को क्यों चूज़ किया? हाँ। तो मैंने अपना प्लेटफॉर्म इसलिए चूज़ किया क्योंकि गलत जी जी बताइए, सिंगिंग ही क्यों चूज किया आपने, एक्टर क्यों नहीं बने? मुझे ना शुरू से जो है वो गाने का शौक़ था। अच्छा। और मैंने सोचा कि मैं पहले इस मीडियम को ज्वाइन करूं, उसके बाद जो है वो फिर आगे देखेंगे चल सो चल क्या होता है, क्या बनता है मेरे साथ। तो मैंने सबसे पहले आगाज़ जो है वो सिंगिंग सेक्टर से किया, एक छोटी सी अंतरास्थाई बनाई और मैंने वो अम्मा को सुनाई पहले। तो क्योंकि अब्बा को डायरेक्ट नहीं कह सकते, अब्बा बड़े सख्त तरीन हैं घर में। तो अम्मा ने फिर अब्बा को कहा, अब्बा ने फिर जो है हमसाया मुल्क में जो है वो दलेर मेहंदी साहब को सेंड किया कि आप इस चीज़ को देखें, आप क्योंकि मंजे हुए लोग हैं, आप लोगों से पूछना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसको लेके आओ मार्केट में और इसको यूटिलाइज़ करो, ये बड़ी यूनिक टेक्सचर है इसकी वॉइस का। तो फिर अब्बा ने कहा कि अच्छा ठीक है, पहला गाना किया, फिर दूसरा किया, तीसरा किया, चलते चलते इस तरह फिर वो तो सीखा भी कहीं से अहमद, आपने प्रॉपर क्लासेस ली? मैंने प्रॉपर नहीं सीखा स्टार्ट में। अच्छा। और मैं ऐसे ही झूठ बोलूं कि लोग कहते हैं कि मैं उनका शागिर्द हूँ, मैं उनका शागिर्द हूँ, मैं ऐसा नहीं। लेकिन मैंने बाद में शागिर्दी इख्तियार की उस्ताद नदीम सलामत साहब की। अच्छा। और वो मेरे उस्ताद हैं, और सबसे पहले मेरे उस्ताद तो मेरे वालिद साहब हैं, क्योंकि उनसे बड़ा कोई और नहीं है। मैं मानता हूँ। उसके बाद फिर नदीम सलामत साहब, उनसे मैं सीखा उस तरीके से नहीं, क्योंकि टाइम नहीं होता, कभी किधर शोज कभी किधर शोज, तो वो फिर लेकिन अब इंशाल्लाह प्रॉपर जो है वो मैं टाइम दे रहा हूँ इस चीज़ को कि ज़रूरी है इंसान को। बिल्कुल, बड़े बिजी होते हैं, कल भी आप बहुत बिजी थे, आज भी बहुत मुश्किल से ही आपका टाइम मिला हमें बस। हाँ, मैं अभी बस वो कहीं जाना था आगे आपने वो शूट के लिए? वो मैं खरबूजे की रेडी लगा रहा हूँ ना, ये तो वो मैं अभी खड़ी करके वो भी काम करते हैं आजकल? जी जी, वो मैंने अभी नीचे उन्होंने कहा। अच्छा, साथ ही रेडी लेके आए हैं, पार्क करते हैं। अच्छा, पार्किंग उस बाहर की है। चले उस पे भी बात करेंगे हम कि कैसा आपका वो वाला कारोबार भी चल रहा है। लेकिन अभी ट्रैक है जो हमने सुनना है आपका, तो आपका ही है जी, पहले पैसे दे दें मुझे। अच्छा, वो भी आप खत्म कर लेना, अच्छा किया है कि नहीं किया उसके बाद देखेंगे कि पैसे बनते हैं कि नहीं। बिस्मिल्लाह जी। चले जी, अहमद नवाज जो है ना हमें अब अपना गाना सुनाने वाले हैं, और बहुत ही खूब, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा है। अपना था जी, मेरा अपना सॉन्ग है। और चोरी किया था? नहीं, मैं गुजर रहा था एक जगह से, तो एक लड़की ने मुझे कहा था कि ये गाना कर लो। तो अच्छा, वो कह रही थी कि ये वाला गाना कर लो। हाँ, तो ये गाना फिर वो उसने कहा कि निकल जाएगा, तो मैंने अच्छा, वो फिर निकल ही गया। सही कह रही थी वो, वैसे वो कि जहर पी लेना चाहिए था उसे, वैसे ये कहने से पहले। नहीं, क्या कहते हैं आप? कुछ चले जी, ये हल्की फुल्की कह ले कि मज़ाहिया चीज़ें भी चलती रहेंगी, मज़ाह भी चलता रहेगा। तो मुझे बताएं अहमद, बाबा के इस इंडस्ट्री में होने से फ़ायदा हुआ या कहीं नुकसान भी हुआ?
नुकसान तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कहीं नहीं नहीं हुआ। मतलब होता है ना कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी अगर आप किसी फेमस पर्सनालिटी के बच्चे हैं या इंडस्ट्री में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी नेपोटिज्म का भी सामना करना पड़ता है, फिर लोग भी तनकीद करते हैं कि हाँ जी इनकी तो फैमिली है तो ये बच्चों को सिफारिश के साथ भी आगे भेज देते हैं, इस तरह भी, तो इस अच्छा, तरह की चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताऊं कि अब्बा ने कभी किसी को सिफारिश नहीं की, और जो भी मैंने किया अपने बलबूते पे किया। और मैं आज लोगों को ये बात बताता हूँ, अब्बा है, जाहिर बात है वो कहते भी होंगे किसी को कि इस तरह देख लो, इस तरह कर लो, तो लेकिन कभी जो है ना उन्होंने किसी को मेरे सामने ये नहीं कहा फ़ोन करके कि मेरे बेटे को करें और ये करें, इस तरह इसको काम की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप को खुद जो है वो इस्टेब्लिश किया और आज मार्केट में आया हूँ। लेकिन लोग अभी भी यही सोचते हैं कि इसके जो वालिद साहब हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं और वो ही इसको लेकर आ रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। और जो आप प्रॉब्लम्स की बात कर रही हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं काफ़ी जगह पे ऐसी कि कहीं अगर मैं कर रहा हूँ काम तो वो कह रहे हैं कि आपके वालिद साहब भी चाहिए। अब वो ऑन स्पॉट नहीं अवेलेबल, तो मैं उनको किस तरीके से ओब्लाइज करूँ? सबकी अपनी अपनी करियर है, उनका अपना काम है। बिल्कुल, तो लोग इस चीज़ को ना इमर्ज कर देते हैं कि आप कर सकते हैं, आप इनको बुलाएं तो हम आपको तब बुलाएंगे। तो अगर अब्बा को कहते हैं फिर अक्सर अमूमन के आप आ रहे हैं तो हम तो आपको पे कर रहे हैं लेकिन आपके बेटे को नहीं करेंगे, आप उसको एज आ जो है वो वैसे ही ले आएं ताकि हम उनको और लोगों को शेयर करें उनकी चीज़ को या उनकी प्रोफाइल को। तो ऐसा तो नहीं होता बिल्कुल भी, हम लोग भी फील्ड में काम कर रहे हैं और इंटरनेशनल नेशनल शोज भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी करते हैं, इसके अलावा और इंटरनेशनल शोज करते हैं जो दूसरे लोगों के साथ मुंसलिक है। लेकिन लोगों को क्या कह सकते हैं, लोगों को मतलब कहीं ना कहीं एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं इस चीज के। तो क्या अब नया कोई ट्रैक या किसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं? क्या जी बिल्कुल, अभी बड़ी ईद पर इंशाल्लाह आप लोग बिग स्क्रीन पर देखेंगे। 2 फिल्में रिलीज हो रही है और इसके अलावा ड्रामा चल रहा है एक निजी टीवी पे और दूसरा ड्रामा ऑन एयर होने को है। इसके अलावा जो है अपनी एल्बम कर रहा हूँ पूरी, 7-8 गाने हैं तकरीबन उसमें, और वो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द सुनने को मिलेगी। क्या बात है, मतलब एक साथ इतना ज़्यादा काम आपने कर लिया। एग्जैक्टली इंसान को अपना मुआद तो इतना रखना चाहिए कि आपके पास कुछ ना कुछ हर महीने शेयर करने को हो, क्योंकि हर महीने अब कोई इस तरह जागो लाहौर पे नहीं बुलाता। अच्छा, तो वो ये तो कोई अच्छा काम करे तो हम बुलाए ना आपको हर महीने जी? कोई अच्छा काम आपका आए मार्केट में तो हम आपको बुलाए ना हर महीने, ऐसे भी तो नहीं बुला सकते ना। क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ कोई अच्छा काम अहमद नवाज करे तो हम उसको बुलाए ना। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि बाकी कि अच्छा काम करेंगे, ये कहना चाह रहे थे। आप अपने आप को कहना चाह रहे थे कि अच्छा काम करूं। इनसे कोई नहीं जीत सकता, आप लोग देख लें क्योंकि ये बड़े खतरनाक लोग हैं। इसलिए हम इस सीट पे बैठे हुए हैं वरना आप जैसे लोग तो हमारी जॉब भी खा जाए। जितने भी लोग देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे लिए वोटिंग करें ताकि ये सीट पे मैं कब्जा करूं। वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, अच्छा काम करना पड़ता है उसके लिए। इंशाल्लाह जी करेंगे कोशिश। चले जी, ये तो जारी रहेगी सारी चीजें। मैं चाहती हूँ कि अहमद आप हमें कुछ लाइव भी सुनाएं। हाँ जी, क्या सुनाएंगे? क्या सुनना चाहेंगे आप? जो आपका पसंदीदा कोई सॉन्ग जी बिल्कुल, एक जो भी हो वो हमें सुनाएं आप। एक खूबसूरत गाना जो है वो हमेशा गुनगुनाया करता हूँ। क्या, कौन सा? तो वो मैडम का है। अच्छा, क्या बात है, चले जी जरूर। ओ तू ते मेरी अखियां दी हाय नींद चुराई, तू ते मेरी अखियां दी हाय नींद चुरा ली, वे बेईमाना वे बेईमाना वे घर जाए, तू ते मेरी अखियां दी हाय नींद चुरा ली। ओ किथे ने हो शाम, तब भी ऐसे ही था? नहीं ऐसी बात नहीं है, प्लेटफॉर्म तो अब भी मौजूद है, आपको बल्कि ज़्यादा काम आसान हो चुका है। सोशल मीडिया आ चुका है, उस पर आप अगर कोई चीज़ भी ऑनर करते हैं तो आपको खुद उस पर बूस्ट लगाना पड़ता है लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो ये मैं चाहता हूं कि ये आसान हो चुका है। लेकिन हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री में या मौसीकी की इंडस्ट्री में क्या जगह बन पा रही है या मिलती है कि नहीं? मैं आपको वही बता रहा हूँ, अगर न्यू टैलेंट है उसके अंदर टैलेंट मौजूद है तो वो अपना सोशल मीडिया पे कुछ भी एक्ट करे या कुछ परफॉर्म करे तो
अगर ऑडियंस ने डिसाइड करना है कि हाँ इसके अंदर वो कैलिबर है या नहीं, तो ऑडियंस उसको आगे लेकर आएगी। तो अब क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब आसान हो चुका है, जो पहले था दौर वो बड़ा मुश्किल था क्योंकि चैनल्स बड़े कम थे, लोगों को जो है अपॉर्चुनिटी कम मिलती थी, लोगों को टाइम बड़ा शॉर्ट मिलता था, या नए आने वाले लोगों को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था जिसके थ्रू वो लोगों को वो कन्वे कर सके। अब तो आपके पास मोबाइल है, सेल फोन में अपलोड करें और लोगों से रिव्यू ले लें कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है। मतलब अब आसान हो अब गया, आसान हो चुका है, अब सोशल मीडिया की वजह से आसान हो गया चीज़ों को। लेकिन आपको नहीं लगता कि पहले फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से टैलेंट सामने आता था, अब तो हर कोई ही सिंगर बन जाता है? बेसिकली ना आजकल जो लोग जिस तरह काम करवा रहे हैं या जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो अपने काम के माहिर हैं, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपने स्टूडियोज़ खोल के बैठ गए हैं और लोगों से सिर्फ कहते हैं कि हम आपको सिंगर बना देंगे या हम आपसे गवा लेंगे मशीनी ट्यून पे या कुछ भी। तो वो काम जो है वो इख्तियार ना करें। क्यों? क्योंकि आप अगर उसके अंदर कैलिबर नहीं देख रहे तो आपको उसको सही मात देनी चाहिए कि आपको अभी सीखने की ज़रूरत है या फिर आपको जो है वो बड़ा टाइम है। लेकिन लोग बस पैसे के चक्कर में जो है वो उसको कहते हैं कि मैं बना देता हूँ। जैसे कि लाइक चाहत फतेह अली खान को देख लें, जिक्र करना उनका बनता नहीं है, लेकिन बिल्कुल। मेरा उन लोगों के लिए आपके फेवरेट हैं? जी मैं क्लासेस ले रहा हूँ। अच्छा, ले रहे हैं क्लासेस? हमें पहले पता होता तो हम ना बुलाते आपको। वो अलिफ बे पूरी कर ली है उनसे। अच्छा, कर ली है, हो गई है। ABC करने जा रहा हूँ। अच्छा, चले, उनसे कुछ सीखा होगा तो वो फिर अगला ट्रैक आपका वही है जो उनसे सीखा है? नहीं जी, वो मेरा अपना है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, उनको मैंने शहादत वसूल करने के बाद वो किया है। वो आप खूबसूरत गाना है। अच्छा, चले जी, एक और ट्रैक है अहमद का जो कि वो हमारी नज़र करेंगे और वो सुनते हैं फिर अहमद से, और उसके बाद फिर अहमद से मज़ीद बात करेंगे। अच्छा। वो तो आपके उस्ताद है, उस्ताद को तो ऐसे नहीं कहते हैं। तकिया रख के मार दे। अल्लाह माफ करे। अच्छा, मुझे पता चला है आप बैंक की नौकरी करते थे? जी बिल्कुल। बैंक छोड़ के सिंगिंग? जी बिल्कुल, बैंकर भी था और बैंकर के साथ साथ मैंने इस चीज़ को भी कंटिन्यू रखा और तीन जॉब्स भी मैंने की हैं और सोने का टाइम भी नहीं था। और लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान को एक होना जज्बा कि मुझे कुछ करना है और मुझे कुछ करके दिखाना है, तो फिर बस अभी भी लगे हुए स्टिल वर्किंग और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जब वक्त अता करेगा तो रब इंशाल्लाह। बेशक ऐसे ही है, आपकी मेहनत ज़रूर रंग लेकर आती है, आपको उसका फल ज़रूर मिलता है। तो थैंक यू सो मच अहमद कि आप आए और आपने बड़ा अच्छा हमारा ये जो सेगमेंट था बड़ा अच्छा रहा, मौसीकी का तड़का भी लगा और एक हल्की फुल्की गपशप भी रही। थैंक यू सो मच अहमद नवाज़ हमारे साथ मौजूद थे और मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छे से वीकेंड बनाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।